हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम भारतीय संविधान के टॉप 500 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। केवल उन्हीं प्रश्नों को आज के क्लास में लिया गया है जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए, आज के क्लास में भारतीय संविधान को हम लोग बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे और अंत तक जाएंगे। बेसिक से हम लोग शुरू करने वाले हैं और ये भारतीय संविधान का मास्टर क्लास है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप देख कर जाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो अब चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दल के रूप में 1924 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? क्या पूछ रहा है, एक दल के रूप में। तो एक दल के रूप में 1924 में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछें कि औपचारिक रूप से 1934 में या फिर व्यक्तिगत रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो M.N. रॉय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1935 में। वर्ष 1938 में किसने कहा कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो ये बोले थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले केवल कि भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मारिएगा, क्योंकि जो अस्थायी अध्यक्ष होता है वही पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ठीक है। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशीय रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? 10 लाख की आबादी पर। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंध तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? J.V. कृपलानी। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। क्वेश्चन पूछे कि शुरू में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो स्टार्टिंग में 389 थे, बाद में ये घट गए थे। ठीक है। संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे?
2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, संविधान के निर्माण में कुल कितना दिन लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? कुल 11 बैठकें हुई थी। संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? तो उस समय 64,96,729 रुपये खर्च हुए थे संविधान के निर्माण पर। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, और इसके 2 दिन बाद ही भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को, जो वर्तमान में आप तिरंगा देखते हैं भारत का, इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसीलिए 22 जुलाई को हर साल भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस यानी नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गान या फिर राष्ट्रीय गीत, इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही है कि संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय है, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? मई 1949 में राष्ट्रमंडल देश यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ठीक है, तो देखिए कॉमनवेल्थ कंट्री उन्हें कहा जाता है जिन पर कभी ब्रिटिशर्स ने शासन किया हो, ब्रिटिश का कभी आधिपत्य रहा हो, उन्हें राष्ट्रमंडल देश बोलते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री। ठीक है, तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना मई 1949 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये 1947 का बात चल रहा है, याद रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बन गए थे? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 1947 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तभी इन मंत्रियों ने पद की शपथ ली थी और प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? C.H. भाभा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रियों से रिलेटेड। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुगम शेट्टी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? V.N. गॉडगिल। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित किया गया। ठीक है, और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो देखिए भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है 395। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे उपखंड जोड़े गए हैं जिसके कारण अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन मूल अनुच्छेद कितने हैं? 395 है, याद रखिए। मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं। ठीक है, इसमें भी उपभाग जोड़ा गया है जिसके कारण ये 25 हो गया है, लेकिन मूल भाग कितने हैं? 22 हैं।
ABCD करके जो उपभाग होते हैं या फिर उप अनुच्छेद उपखंड होता है उसे जोड़ा जाता है ABCD करके या फिर क करके, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दीजिए। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है और मूल संविधान में कुल भाग कितने हैं? 22 हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8, लेकिन अब मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा, अब अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया था? 4 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया था। ठीक है। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को भारत में रिपब्लिक डे मनाया जाता है और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? 73। 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? 208। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट, पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। ठीक है, और याद रखिए 26 जनवरी 1930 को, इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू करने के लिए ये तिथि चुना गया था। ठीक है। भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, इन दोनों अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था भारतीय संविधान के लागू होते ही। किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? निराजुद्दीन अहमद ने। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने। ठीक है। संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक के रूप में अपनाया था? हाथी। ठीक है। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सर BN राव को। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? HVR अयंगर को। संविधान सभा के प्रमुख सुलेखक यानी कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? इटैलिक शैली में लिखा गया था। इटैलिक शैली क्या है? ऐसे जो हम लोग लिखते हैं ऐसे तिरछा, ठीक है, तिरछा होता है, इटैलिक शैली तिरछा होता है, इतना ध्यान रखिए। भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? तो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस तथा राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखक कौन थे? कैलीग्राफर कौन थे? वसंत कृष्ण वैद्य। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? नंदलाल बोस द्वारा। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 17 नवंबर 1947 को। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? JV मावलंकर ने। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? विवरण भारत शासन अधिनियम 1935 से।
भारतीय संविधान का प्रस्तावना यानी उद्देशिका, जिसे इंग्लिश में प्रियम्बल कहा जाता है, किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस। संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। संघ और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? पहली अनुसूची में, ठीक है। 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, उसकी पहली अनुसूची में ही संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1991 में हुआ था। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में, ठीक है। इन सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में उल्लेख जो है दूसरी अनुसूची में किया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 12वीं अनुसूची, ठीक है। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पंचायती संबंधी उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 11वीं अनुसूची। और नगर निगम से संबंधित प्रावधान जो है वो 12वीं अनुसूची में है, ठीक है। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, ठीक है। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 3री अनुसूची में, ठीक है। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? 4थी अनुसूची। सभी अनुसूचियों के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो ध्यानपूर्वक देखते चलिए। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में।
संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? 7वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में अलग अलग विषय हैं। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 हैं। ध्यान रखिए, संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, लेकिन अभी 100 विषय हैं संघ सूची में। यानी इन 100 विषयों पर केवल संघ को, केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। ठीक है, तो इन 61 विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47, लेकिन अभी वर्तमान में 5 विषय बढ़ गए हैं। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। ठीक है, इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और केंद्र भी कानून बना सकती है, लेकिन अगर इसमें से किसी एक विषय पर दोनों कानून बनाते हैं तो जो केंद्र का कानून होगा वो मान्य होगा। किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? संघ सूची। किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होंगे? समवर्ती सूची, जैसा कि अभी मैंने आप सभी को बताया। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है? 5वीं अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? 6ठी अनुसूची में। तो इन राज्यों का नाम याद रखिए, 6ठी अनुसूची से रिलेटेड है। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखिए। ठीक है, सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा। तो एक विदेशी लैंग्वेज है नेपाली, जो कि भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में है, याद रखिए। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा। ठीक है, वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? 284। राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 9वीं अनुसूची में। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था भाषा के आधार पर। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? एस के धर इस आयोग के अध्यक्ष थे। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री। ठीक है, और होगा। वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। कौन कौन से? उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में। अब इसका नया नाम प्रयागराज है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3। और अनुच्छेद पूछे कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 का क में। और मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 51 के क। ठीक है, भाग 4 के क में 51 का क जोड़ा गया है।
क मतलब ए, इंग्लिश में ए करिएगा। अगर ख लिखे तो बी, ग लिखे तो सी, इस तरीके से ध्यान रखिए। संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 5 में। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 6 में। तो भाग और अनुच्छेद साथ साथ में हम पढ़ रहे हैं। राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद में 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 1 में। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग पूछे तो भाग 2। वहीं अगर अनुच्छेद पूछे कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 9। भाग पूछे तो 9 और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 243 क से लेकर 243 ण तक। ठीक है। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग पूछे तो 11। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 15। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 20। संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। बार बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। वैसे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सभी को ध्यान रखिएगा। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। चलिए अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा बनी? 343 का। बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन कराया जाता है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993 को। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? राजस्थान के नागौर में 1959 में। किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है, जिसे मुखिया कहा जाता है। पंचायती राज विषय की सूची में है, राज्य सूची में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 21 साल। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में। ठीक है। पूछे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू हुई? राजस्थान के नागौर में। वहीं पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला और बाजार टैक्स। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? 6 माह। किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 साल का होता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सभी का कार्यकाल 5 साल का होता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है।
राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल या भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? भारत के राष्ट्रपति को। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? 1। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि लोकसभा में जो आंग्ल समुदाय से 2 लोगों को, आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 लोगों को मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। यानी लोकसभा में पहले 545 सीटें थी, इसमें 2 एंग्लो इंडियन से मनोनीत होते थे, अब उसे ख़त्म कर दिया गया है। तो अब लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 है। ठीक है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये वाक्य किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। ठीक है। क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं यानी हाई कोर्ट हैं? तो 25 हैं। और भारत का 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 62 साल। ठीक है। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज 62 है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज 65 साल है। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा? अनुच्छेद 214 में कहा गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। ठीक है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को कहा जाता है और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। भारत का 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। अभी मैंने आप सभी को बताया। किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। ठीक है। राज्यों के लोक लेखा निधि से ही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ता दिया जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? भाग 5 में। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124, ध्यान रखिए। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 214। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? 8। लेकिन वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 न्यायाधीश हैं, टोटल 34। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 65 साल। और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति आयु 62 साल है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कनिया। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? केवल सुप्रीम कोर्ट में। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? 1952 ईस्वी में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुए? 1926 में। ठीक है, ब्रिटिश काल में। निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत यानी डिसमिस्ड करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को।
लोकसभा या राज्यों के विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? कम से कम 1/6 भाग वोट प्राप्त नहीं करने पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो। ठीक है, भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी रिटायरमेंट एज जो निर्धारित की गई है या तो 6 वर्ष कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। और वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिरला हैं। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष यानी लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? जी.वी. मावलंकर को। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा का महासचिव। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1947 से 1964 तक। ये 16 साल 286 दिन तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे, जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना आवश्यक है? 25 साल। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई? 3। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। 40 की उम्र में ही पीएम बन गए थे। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? एच.डी. देवगौड़ा। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक। 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन का सदस्य होना जो है प्रूव करना होगा, चुनाव जीतना होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 552, लेकिन अब ये 550 हो गया है, क्योंकि 2 जो एंग्लो इंडियन से मनोनीत होते थे इसे अब समाप्त कर दिया गया है। 2020 में ही समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत कर सकता है? 1 भी नहीं। पहले 2 किया जाता था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस आधार पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 80 है। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। इन राज्यों में 1-1 लोकसभा सीट हैं। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र जरूरी होता है? 2 बार। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है, की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? धन विधेयक को। वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 543 है। आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? 1 वर्ष के लिए। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है, हालांकि अधिकतम 250 हो सकती है।
राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 साल। ठीक है। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 साल। ठीक है। न्यूनतम आयु वाला बात ध्यान रखिए। भारत का राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री या राज्यों का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है और संसद के उस सदन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों का होना आवश्यक है? कुल सदस्यों का 1/10 भाग। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। ठीक है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना आवश्यक है? अधिकतम 6 माह। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव। देखिए दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली अब इसे विलय कर दिया गया है। अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे? श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी डिसमिस्ड करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 साल। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। अब हम राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी भारत में तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। लोकसभा से 0 और राज्यसभा से 12। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? संघीय मंत्रिपरिषद। कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा। भारत का कौन व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 साल। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में पद को भरना आवश्यक है? 6 माह के भीतर। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची पर। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को। देखिए, लोकसभा को प्राथमिक सदन, प्रथम सदन या प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, ठीक है। और संसद का उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? 1989 में। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? अनुच्छेद 52। किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा? अनुच्छेद 76। कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति जब तक चाहे। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। और केंद्र का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है महान्यायवादी, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 165 में। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल द्वारा। महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल या 65 साल की आयु, जो भी पहले हो। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता? महाधिवक्ता। भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? इकहरी और एकीकृत। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है: बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कितनी होनी चाहिए? 1/3। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? 40। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6: बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 साल। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? राज्यसभा के सदस्यों के जैसा 6 साल।
विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य, ठीक है। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ पर विधानसभा जो है निम्न सदन कहलाता है, विधान परिषद उच्च सदन कहलाता है, ठीक है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इससे पूर्व भी इसको व्यतीत करने का अधिकार किसको है? उस राज्य के राज्यपाल को। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। वह राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है में विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होगी? 60। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? अनुच्छेद 332। विधानसभा में बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का कितना उपस्थित होना आवश्यक है? 1/10 भाग। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। इसे खास करके आप सभी लोग ध्यान रखिए। जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है और पुडुचेरी का मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वर्तमान में यही 2 भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है, ठीक है। और बाकी अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। दिल्ली व पुडुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रीय जल मार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची। लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय, विक्रय और सिंचाई आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची। अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय का नाम सुनते आपको समझ में आ गया होगा, संघ सूची है। जनगणना, विदेशी ऋण, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची। राष्ट्र हित के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 249। सन 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है? अनुच्छेद 263 के तहत। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? जून 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? 3 बार। योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। कौन सी संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान में पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? के संथानम ने। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280 में, ठीक है। मूल संविधान पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हैं? 284। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया? 1940 में। संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 389। बाद में धीरे धीरे कम हो गए थे। हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने किस दिन हस्ताक्षर किए? 24 जनवरी 1950 को, भारत के गणतंत्र होने से 2 दिन पहले। डैश तारीख को माउंटबेटन योजना में देश के विभाजन और प्रस्तावित पाकिस्तान राज्य के लिए एक अलग संविधान सभा की घोषणा की गई? 3 जून 1947 को, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम का उल्लेख किया गया है? भाग 13। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? भाग 10 में। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा? वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के पश्चात भारत में हुआ हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले
को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया जाता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 24 में कहा गया है। सार्वजनिक रोजगार के सार्वजनिक मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख अनुच्छेद 16 में किया गया है। ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली शुरू की थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद जो है संशोधन कर सकती है, तो संसद सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर। किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु सिफारिश करने। ठीक है। जैसे कि IPS, IAS, IRS, IFS ये सारे अखिल भारतीय सेवाएं हैं। किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। ठीक है। सरकारिया आयोग की सिफारिश किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है। और अरविंद पनगड़िया अभी हाल ही फिलहाल में देखिए 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया 2023 में और 16वें वित्त आयोग की अवधि है 2026 से लेकर 2031 तक। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान हैं? दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होती है। ठीक है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को कहां से लिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867 से। सरकारिया सोसाइटी से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है भाग 9 के ख में। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और रिपीट होते रहते हैं, ध्यान रखिए। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 341। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 से 23 तक। अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी भाषा के विकास से है। किन राज्यों में संविधान का भाग 9 लागू नहीं होगा जब तक कि वह राज्य एक संकल्प द्वारा इस भाग का विस्तार अपने राज्य में नहीं कर देता? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 के क के तहत। ठीक है। जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा शामिल किया गया अनुच्छेद 288 क को। ठीक है। जो कि सर्विस टैक्स से रिलेटेड है, सेवा कर। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे कौन से हैं? दिल्ली और पुडुचेरी। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरुबारी वाद 1960। कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 साल या फिर 65 वर्ष जो भी पहले, 65 वर्ष आयु जो भी पहले। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसको है? भारतीय निर्वाचन आयोग को। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुल विधानसभा चुनाव में किया गया था? केरल के पारुल विधानसभा चुनाव में 1982 में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या था? शेर।
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 ईस्वी में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और बाली। ठीक है, सभी पार्टियों का चुनाव चिन्ह आप सभी को पता होगा, मैक्सिमम पार्टियों का, जैसे कि भाजपा का कमल, कांग्रेस का हाथ छाप। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को पता, समाजवादी पार्टी का साइकिल, और जनता दल यूनाइटेड का तीर, राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का लालटेन। तो ये तो प्रमुख आप सभी को पता होंगे, लेकिन इन सभी को भी याद रखिएगा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया, हथौड़ा और तारा। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है भारत में? 4 बार, 1952, 1962, 1973 और 2002 में। अगली बार परिसीमन कब होगा भारत में? 2026 निर्धारित किया गया है। ठीक है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती? 2026 तक। संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30। ठीक है, और सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 1 साल। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 22। इसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 110। संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 148 के द्वारा। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 111। राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 200। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 214। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 233। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संपूर्ण देश के किसी भी भाग के लिए कानून बना सकता है? अनुच्छेद 245 के तहत। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 275। राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 315। चाहे राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग हो या फिर संघ लोक सेवा आयोग हो, ठीक है, उसके बारे में उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है। लोकसभा तथा विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 326। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 330। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसका किसने बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 332। ठीक है। किस दिन संविधान सभा समाप्त हो गई? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 335। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338। पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338 का क। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है? अनुच्छेद 79 में लिखा गया है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89। ये हम पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में। चलिए अगला क्वेश्चन। अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोरारजी देसाई 80 साल की आयु में पीएम बने थे। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में अपना वक्तव्य दिया, बोला?
डी आइजनहावर 1959 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया? दूसरा संवैधानिक संशोधन 1952 के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने के यानी टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया? छठा संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? सातवें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादरा व नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? 10वें संवैधानिक संशोधन 1961 के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तथा दमन एंड दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? 12वें संवैधानिक संशोधन 1962 के द्वारा। अब याद रखिएगा, दादरा व नगर हवेली और दमन एंड दीव इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 13वें संवैधानिक संशोधन 1962 के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव तथा पुडुचेरी में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई? 14वें संवैधानिक संशोधन 1963 के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया? 14वें संवैधानिक संशोधन 1963 के द्वारा। किस वर्ष संविधान में 15वां संशोधन करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया? 1963 में। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य जोड़ा गया? 16वें संवैधानिक संशोधन 1963 के द्वारा। किस वर्ष संविधान में 18वां संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया? 1966 में। 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया? 19वें संवैधानिक संशोधन 1966 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बना? 22वां संवैधानिक संशोधन 1969 के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? 24वें संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा। किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? 1971 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? 31वें संवैधानिक संशोधन 1973 के द्वारा। इसी संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था, याद रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 545 से घटकर कितनी हो गई है? 543। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत जो भी प्रमुख संशोधन हुए हैं दोस्तों आज के क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी को याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 41वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। किस संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार काम करेगा? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 को। बहुत ही व्यापक स्तर पे उस समय संशोधन हुए थे संविधान में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए
आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 53वें संवैधानिक संशोधन 1986 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? 55वें संवैधानिक संशोधन 1986 के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? 56वें संवैधानिक संशोधन 1987 के तहत। 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? 69वां संशोधन किया गया था 1991 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई? 85वें संवैधानिक संशोधन 2001 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत क्लास 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया? 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा। किस वर्ष 88वां संशोधन करके सेवाओं पर टैक्स का प्रावधान किया गया? 2003 ईस्वी में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% किया गया? 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा। 99वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2014 में। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। किस संवैधानिक संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया? ये 100वां संवैधानिक संशोधन था। कंपनी शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? कोलकाता में। 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। ठीक है, तो जो दिल्ली में वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है वो पहले कोलकाता में था। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1784 में। कंपनी शासन काल में किस एक्ट के द्वारा, एक्ट यानी अधिनियम के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? पिट्स इंडिया एक्ट। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन। किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। कंपनी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम, ठीक है, के काल में। किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया? 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, तो भारत का शासन जो है कंपनी से ब्रिटिश सरकार के हाथ में कब गया? 1858 में, याद रखिए। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? 1919 ईस्वी में। अंग्रेजी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है। किस अधिनियम को मोरले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना गया? 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम को। ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे? 1919 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया? 4 जुलाई 1947 को। किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के द्वारा। पहला निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 26 फरवरी 1950 को। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1971 ईस्वी में। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 19 के क में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15 में यह बात कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 18 में। तो दोस्तों, भारतीय संविधान से रिलेटेड ये थे हमारे 500 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब देखिए, आप सभी के लिए एक क्विज रहेगा जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ठीक है, एक ही प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।